चैप्टर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलस में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक आपका डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा इंटीग्रल पार्ट होता है। तो डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन है ना किस रेट से चेंज हो रहा है, या कोई फंक्शन दिया है तो किसी पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन जनरली होता क्या है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही होता है। और जनरली इंटीग्रेशन हमारा दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप। एक हमारा डिफिनिट होता है और एक हमारा इनडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट में क्या करते हैं हम लोग कि उस फंक्शन को पता करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है, और डिफिनिट में क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन के द्वारा उस फंक्शन एक्स एक्सिस या जो भी आपकी कंडीशन दी रहेगी पर्टिकुलर उस फंक्शन से और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या किसी लाइन से घिरे हुए एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें यही बताना है कि इंटीग्रेशन में हमने कहा दो तरह का, एक डिफिनिट होता है, एक इंडिफिनिट होता है आपका। तो सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट के बारे में जाने कि इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है। तो मैं जैसे बताया ना कि सिंपली पहला क्या होता है इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। तो इंडिफिनिट में क्या करते हैं हम लोग, उस फंक्शन को पता करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है। और जनरली डिफिनिट में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन दी रहती। दीज टू प्रॉब्लम्स लेड टू फॉर्म इंटीग्रल। इसी को हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल होता है और दूसरा हमारा डिफिनिट इंटीग्रल होता है। कंबाइंडली दोनों को हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। ये है, आइए हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं। फिर देयर आर कनेक्शन नोन एज ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बिटवीन इंडिफिनिट इंटीग्रल एंड डिफिनिट इंटीग्रल विच मेक्स द डिफिनिट इंटीग्रल एज ए प्रैक्टिकल टूल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जनरली सबसे ज़्यादा रोल डिफिनिट का होने लगता है। डिफिनिट इंटीग्रल इज आल्सो यूज फॉर सॉल्विंग मेनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। या हम लोग कोई भी फंक्शन ले लेंगे, उसका कर्व का एरिया कंडीशन पे निकाल लेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन में आपको जनरली इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके टाइप पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रोडक्ट रूल क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग कैसे लिमिट को चेंज करते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं एप्लीकेशन, ठीक। उसके बाद हम लोग इसी के पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में चलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जनरली बता दें, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या है, या सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिफिनिट इंटीग्रल हमारा, इंडिफिनिट में क्या करते हैं, उस फंक्शन को पता करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिया होता है। तो इंडिफिनिटली इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग पहले बेसिक फार्मूले को बताते हैं। इसको और मोर क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करें, हम जनरली हमने बता दिया कि इंटीग्रेशन कहिए चाहे उसको एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। देखिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या। तो जनरल में कहा है कि रिवर्स प्रोसेस, जनरली से कहा था कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आप इसको कैसे क्लियर करोगे, फार्मूले कैसे बनाओगे, जनरल इंटीग्रेशन, एंटी डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर है। जैसे आप देखिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि विनोद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 करते हम लोग तो कितना आता है, 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आता है। तो हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 में देखा हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। तो इससे हमने क्या देखा, अगर एक चीज़ ये देख रहे, इसके बाद अगर हम और क्या करें जरा सा, जैसे मान लें कि हमने साइन एक्स लिख लिया, वहाँ पे प्लस सी कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन भी cos x आएगा। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी कर ले, इसका डिफरेंशिएशन भी x आएगा। ई की पावर x प्लस सी कर ले, इसका डिफरेंशिएशन भी की पावर x आएगा।
तो इससे मिला क्या, यही चीज़ हम लोग को बताना है। जनरली बच्चों आप देखते हो कि जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद एक सी लिखा जाता था, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दिया था। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से 10 एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ ए अबव साइटेड फंक्शन आर नॉट यूनिक। हमने ये देखा कि जो भी हमारे फंक्शन थे इनका एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं आ रहा है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए सच ऑफ दिस फंक्शन। बहुत से ऐसे इस तरह के फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन cos x ही आ रहा है। इसी तरह से जब ये चीज़ आ रहा है तो बस यही चीज़ दिमाग पर रखना हम लोग को कि हमने क्या बताया कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल अबव जो भी हमारे फंक्शन है नॉट यूनिक है, नहीं, एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए सच दिस फंक्शन विच कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सी। सी की जगह पे 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख एक्सेट्रा लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है सी कोई रियल नंबर है तो इस तरह से इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे और साइन एक्स प्लस उस रियल नंबर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बार बार cos x ही आएगा। तो यही हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, या हम उसको c कोई पैरामीटर कह देते हैं बाय वेरिंग विच वन कैन गेट डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन के डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन मिल सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला यही बताना हम लोग को। कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ले ले, या हम डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम फंक्शन एफ एक्स लेते हैं और कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन एफ एक्स ही आएगा। एक्स बिलोंग टू, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हम इंटीजर्स दे लेते हैं या कोई भी इंटरवल ले ले, ठीक है, एक्स इंटरवल हमारा आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इससे आपने क्या देखा, इसी को हमने कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दिया था। तो अब कंक्लूजन इससे क्या निकालते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो सिंपली मैंने आपसे बताया क्या है, एक चीज़, एक तो हो गया हमारा कि क्यों सी लिखा जाता है, दूसरा फंक्शन विथ सेम डेरिवेटिव डिफर बाई कांस्टेंट। टू शो दिस, जैसे मान लो क्या लिखना, फंक्शन विथ सेम डेरिवेटिव डिफर बाई ए कांस्टेंट होता है। सेम डेरिवेटिव होगा तो वो उनके बीच में कांस्टेंट का अंतर होगा। इसको अगर शो करना है आपको तो मान लीजिए एफ जी और एच हमारे कोई दो फंक्शन है हैविंग द सेम डेरिवेटिव ऑन एन इंटरवल, किसी इंटरवल आई पे दोनों का डेरिवेटिव सेम है। तो मान लिया कि वो हमारा एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच है। तो अगर हम फंक्शन में लिखते तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स करते। अब हम इसको क्या करते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f का डिफ्रेंशिएशन तो f डैश हो जाएगा, g का डिफ्रेंशिएशन g डैश हो जाएगा, h का डिफ्रेंशिएशन h डैश हो जाएगा। तो यहाँ से f डैश x इक्वल टू जी डैश माइनस h डैश आ गया, ठीक है। तो ये, तो यहाँ से क्या, इससे क्या मिलेगा, ये दोनों जब दोनों हमारे सेम है तो f डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, किस, इस वाली से, कि वो होता है सब, ओके। तो ये सब छोड़िए, इससे क्या पता करना हम लोग को ऐसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x 0 ऑन i एंड हेंस f इज ए कांस्टेंट। कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 आ गया, किसी भी डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है। तो जब किसी भी डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आता है तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है। सिंपल यही बताना था आपको यहाँ पे। यहाँ तक तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जो हमें ज़रूरत पड़नी है वो इसकी ज़रूरत हमें है कि जब भी सिंपलिकली हम लोग किसी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर आप उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा और प्लस सी जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल ऐसे। और आपको बहुत ऐसे दुनिया भर की डिफिनेशन आएगी, काम की चीज़ हमारी यही है। अब इसमें जो हम लोग सैम्पल लिखते हैं तो इसका अलग अलग नाम होता है। इंटीग्रेशन के बारे में अब आते शुरू करते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें जो एफ एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में, इसको इंटीग्रेंट का नाम दिया जाता है। एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे डिफ्रेंशिएशन करते किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी आपको देखना पड़ेगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल आपका मतलब होता है फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेबल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एनी रियल नंबर जो भी होता है उसी को। तो ये टर्मोलॉजी हमारी है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो अब हमारा काम ये है कि हम फार्मूले कैसे बनाते हैं इंटीग्रेशन के। देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलस में, जब तक आपको फार्मूले याद नहीं रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो,
चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो। जनरली अब आते हैं हम काम की बात करते। इंटीग्रेशन में हम करते क्या है कि पहले फार्मूले को याद कर लेते हैं, और कोई भी क्वेश्चन होता तो पहले कहते हैं ये वाला फार्मूला जानते हैं, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो बिना फार्मूला याद किए हम वहाँ उस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि फार्मूले हमको याद होने चाहिए। और फार्मूले में कुछ बेसिक फार्मूले आइए हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे हमने बताया कि एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन करते तो एक्स एन आता। तो मतलब अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, x की पावर n प्लस वन और प्लस c लिख देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि जब आप n की जगह -1 लिखोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो पहला फार्मूला यही हमारा बन गया, मेन फार्मूला याद रखना है। फिर हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहीं से फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी एक्स, इसकी वैल्यू x प्लस सी आ जाएगी। इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारा साइन एक्स हो जाएगा। इस हमने फार्मूला पढ़ा, तो वहाँ पे आपने डेरिवेटिव में क्या याद रखे कि जिसका डिफ्रेंशिएशन c से स्टार्ट होता था उसके डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन आता था। ठीक यहाँ उस कॉन्सेप्ट को यहाँ भी दिमाग पे रखते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि अगर डी वाई डी एक्स आप माइनस कॉस एक्स लिखते तो साइन एक्स आता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जो होता है टेन एक्स प्लस सी होता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स होता है, सॉरी, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हमारा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक जो होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस। तो एक चीज़ ध्यान रखो, पूरे इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर में सिर्फ यही दो फार्मूले बेटा होते हैं। एक स्क्वायर में आपका ये सेक स्क्वायर एक्स वाला होता है और दूसरा हमारा, तो जब भी कोई सवाल लगाओगे इंटीग्रेशन का तो एक चीज़ हमेशा दिमाग पर रखना कि इंटीग्रेशन करते समय स्क्वायर में दो फार्मूले हैं, सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का। नहीं है तो आपको किसी तरह से सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद कुछ और फार्मूले देखते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। वहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हमने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। तो पहले तो इन बेसिक फार्मूलों को याद कर लेंगे, इनके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें सभी फार्मूले एकदम बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। आप चाहे अगरबत्ती जला के याद करिए लेकिन फार्मूलों को याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स में कुछ तो ज़रूरत पड़ती है, लोग कोई कहे लेकिन फार्मूले याद रखने पड़ते हैं, तभी आप आगे स्पीड के साथ बढ़ सकते हो। इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे हमने पढ़ा था सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स हमारा वो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूले हैं। फिर अगर ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ए का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर एक्स आता है, तो यहाँ पे ए की पावर एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस, ये फार्मूले याद रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था कि
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव क्या होता है। तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, किसी फंक्शन का ग्राफ प्लाट करते थे। ग्राफ प्लाट करने के बाद मान लीजिए ऐसे कोई कर्व है, तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको पता करना है, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते थे तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या मिलता था, उस फंक्शन के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करते थे उसका स्लोप पता चलता था। अब इसी तरह से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, आप ध्यान से देखिए। ये हमारा एग्जाम्पल है आपका कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है 2x। अगर आप इस एफ एक्स को इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करते तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी आता। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। आप देख रहे हो कि c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखते जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला का खानदान होता है। पैराबोला का खानदान होता है, c की वैल्यू बदलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पैरा मिलते हैं। तो हमने मान लिया कि जो भी ये था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हमने कितना मान लिया ऐसे, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा y है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस फंक्शन में c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए तो हम c0 लिख देंगे अगर, तो अगर y c0 लिखोगे तो इसका ग्राफ आपका ये ओरिजिन से जाएगा। अगर आप क्या करोगे, c को प्लस करते हो, क्या करोगे, c को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस करोगे तो जब यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे हम लोग, तो जब आप इसके ग्राफ प्लाट करोगे बेटा तो ये वाला ग्राफ होगा। अगर यहाँ पे c की जगह 1 लिखेंगे तो ये तो ग्राफ हमारा किसका है, y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर का। अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो जोड़ने से ऊपर ग्राफ जाता है, घटाते से नीचे जाता है। तो ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। अगर आप माइनस करेंगे तो ये जो ग्राफ हमारा होगा यहाँ पे ये इस तरह से चला गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, पूरा खानदान दिख रहा है पैराबोला का, पूरी फैमिली दिख रही है। अगर हम क्या करें कि एक वर्टिकल लाइन ले लेते, उस वर्टिकल लाइन को जहां जहां पे इन कर्व को इंटरसेक्ट करता, जहां जहां पे इन कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, जब आप c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखोगे तो वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं ना, सभी हमारा ये इसके पैरेलल आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम c की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिख करके इसका पूरा खानदान निकाल लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए दिखाए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है, हम सीधे यहाँ पॉइंट पे आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, सिंपली कि आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ c रखते जाओगे, ठीक है ना। डिफरेंट वैल्यू ऑफ c will corresponds to different member of this family and these member can be obtained by shifting any one of the curve parallel to itself। इसी के पैरेलल हम ऊपर नीचे शिफ्ट करके उस फैमिली को पता कर सकते हैं। इसी को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बस यहीं पे CBSE में, हमारे जो बोर्ड की बात करते हैं CBSE में कोई सवाल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से कुछ नहीं मिलेगा आपका, ठीक। अब इसके बाद दूसरी चीज हम इसमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी में पहले क्या है, जैसे बताया कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जब आपको पता दो चीजें इनवर्स होती हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे हम लोग तो यहाँ से सिर्फ हमको एफ एक्स मिल जाएगा, हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, प्रूफ नहीं करना, सिर्फ जान लीजिएगा। फिर ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको जरूरत पड़नी है इस फंक्शन की, कि अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है तो सम में हो या डिफरेंस में हो तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएगी, अगर कोई कांस्टेंट है और फंक्शन है तो जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे उसी तरह इंटीग्रेशन में करोगे। कांस्टेंट को बाहर कर दोगे, सिर्फ वेरिएबल वाले पोर्शन को ही इंटीग्रेट करोगे। ये ध्यान रखना आपको खाली। तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला, कोई फंक्शन सम या डिफरेंस में है तो अलग अलग करेंगे। किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो कांस्टेंट को, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसी को। इतनी चीज़ें हम लोग को जाननी है खाली सवाल लगाने से पहले। तो पहले फार्मूला याद कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, आज मैं सिर्फ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे कुछ होता है
कि बिना इंटीग्रेशन के हम लोग बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे किसी का एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव पता करते हैं। तो जैसे कह रहा है कि राइट एंटी डेरिवेटिव, उसी को प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन कहेंगे विथ यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आप कैसे पता करोगे? तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे cos 2x है, तो तुरंत आप कहोगे, हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर हम sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करते तो 2 cos 2x आता, तो हमें तो cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि d/dx ऑफ 1/2 इंटू साइन 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते तो cos 2x आता। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x जो होगा वो होगा sin 2x अपॉन 2। ये पहला बन गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए इस वाले को आपको देखना है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो आप कहोगे ये 3x² प्लस 4x³ है, तो कहोगे 3x² किसका होता है? तो आप कहोगे कि सिंस वी नो दैट, सिंपल ऐसे, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर हम x³ और प्लस अगर हम x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करते, देखते जाइएगा, तो आपको क्या मिलता है बेटा यहाँ से? तो यहाँ से आपको मिलता 3x² और यहाँ से मिलता आपको 4x³। यही चीज़ दिख रही है ना आपको यहाँ से कि अगर x³ का डिफ्रेंशिएशन कर तो ये आता, तो 3x² हमारा आ गया। तो बस यहीं पे हम कहेंगे कि सिंस वी नो दैट कि d/dx ऑफ x³ प्लस x⁴ ये 3x² प्लस 4x³ होता है हमारा। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज कितना हो जाएगा? x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लग गया। बस सिंपल ट्राई एंड हिट मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद आप इसकी बात करिए, ये भी आप देख रहे हो, तो इसके लिए क्या कहोगे? आप कहोगे कि वी नो दैट d/dx ऑफ log x कितना होता है? log x का डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर बेस e होता है तो 1/x होता है। तो हम क्या करेंगे? तो वही लिख देंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x होगा। तो ये तो ट्राई एंड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से पता कर लिया। इसके बाद आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो बेटा, एग्जाम्पल आपकी बुक में 3 ठो है। एक एग्जाम्पल नंबर ये पहला वाला है, आ रहे, एक एग्जाम्पल आप इसको देखिए कि फाइंड द फॉलोइंग। आपको करना क्या? इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो ये जितने भी क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा के हैं, और अलजेब्रा से रिलेटेड आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो अलजेब्रा का कोई सवाल है तो आप इससे कंपेयर करना चाहोगे, तो उसके लिए क्या करोगे? आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x³ को x² से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/x² है। अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करते तो ये कितना आता? तो यहाँ पे करते तो ये x² अपॉन 2, फिर यहाँ पे देखिए x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सॉरी बच्चों, जरा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी, है ना। अब इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ध्यान से देखो, इसको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि इतने में हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे फिर हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। अब तो इंट्रोडक्शन हो गया है, अब लगाते रहिए, ख़त्म नहीं होने वाला। अब मान लीजिए कि हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे तो ये तो खुद ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पे दिख रहा है, देख रहे हो ना, इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 2 वाले को। तो आप क्या करोगे उसमें, यहाँ पे लिख दोगे x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया।
इसी तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तीन अलग अलग है, तो हमने कहा था सम या डिफरेंस में होता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/2 का अलग करोगे, ठीक, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अलग करोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx अलग करेंगे। अब यहाँ जब फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। आप चाहो तो सबके लिए अलग अलग कांस्टेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दो, या सबके लिए एक साथ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर e की पावर x का फार्मूला आपने पढ़ा था, e की पावर x ही होता है। फिर यहाँ पे 1/x जो होता है वो log बेस ex का होता है, और प्लस c, यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखे, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो आपको करना क्या होगा, फार्मूले जब याद होंगे तो आप सीधे सीधे उन्हीं फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर कर लोगे, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस खाली फार्मूले याद है, क्वेश्चन को देखना और फिर सोचना कि ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले से हमें से कंपेयर करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना। थैंक यू। तो कल से हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।